एपिसोड की शुरुआत में हमें यूलिम लॉ फर्म दिखाई जाती है, जहां पर नौसिखिए वकीलों की भर्ती चल रही होती है, जिन्हें अटॉर्नी कहा जाता है। सेक्रेटरी आकर 4 लोगों के नाम पुकारती है, जिनमें से 3 लोग तो प्रेजेंट होते हैं, पर कांग योमिन नाम की लड़की अब तक वहां नहीं पहुंची थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रेन में कांग योमिन को दिखाया जाता है, जिसे सीट पर एक बुक मिलती है। वो उसे पढ़ने में इतना खो जाती है कि अपने स्टेशन पर उतरना ही भूल जाती है। वो अपनी हील्स हाथ में उठाकर दौड़ते हुए फर्म पहुंचती है। उसके शर्ट पर दाग लगा हुआ था और अब उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो वापस घर जाकर शर्ट बदल सके, इसलिए वो व्हाइटनर से उस दाग को छुपाने की कोशिश करती है। वो दौड़कर ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचती है और एक लड़की को अपना नाम बताकर पूछती है कि क्या मेरा नाम पुकारा गया था। वो जवाब में कहती है कि हाँ, तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। कांग योमिन दरवाजा खोलकर सीधे अंदर घुस जाती है। जल्दबाजी में वो अपना शर्ट अंदर करना भी भूल गई थी। कांग देरी से पहुंचने के लिए उनसे माफी मांगती है। वहाँ पर बैठे लिटिगेशन टीम के हेड मिस्टर यून सियो खून को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहते हैं कि लॉयर्स हमेशा अपने वक्त के हिसाब से पैसे लेते हैं, चाहे वो लेट ही क्यों ना हो जाए, उन्हें उसके भी पैसे मिलते हैं। लेकिन जिसे वक्त की कदर ना हो, उसके लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, तुम जा सकती हो। वहाँ पर एक और इंटरव्यूअर उसके जाने से पहले उसे लेट आने की वजह पूछते हैं और वो उन्हें सच बता देती है कि वो बुक पढ़ते हुए स्टेशन पर उतरना ही भूल गई थी। सेक्रेटरी उसे बाहर का रास्ता दिखाती है। जाने से पहले वो कहती है कि सर, मैं बाहर वेट करती हूँ, अगर आप लोगों का मन बदल जाए तो। वक्त बीतता जाता है। 4-4 के ग्रुप में सब लोग इंटरव्यू देने अंदर जाते हैं और कांग अब भी डीड बनकर वहाँ बैठी हुई थी। इंटरव्यू ब्रेक के दौरान सारे जज आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक जज कहता है कि आपको पता है, कांग नेशनल लॉ स्कूल के मॉक ट्रायल की विनर रह चुकी है। उसकी स्पीच सुनने के बाद अपनी कंपनी उसे ऑफर देना चाहती थी, पर कांग ने वो ऑफर ठुकरा दिया था, क्योंकि उस वक्त वो ली एंड सीओ फर्म ज्वाइन करने वाली थी। इंटरव्यू राउंड दोबारा स्टार्ट होता है। अब लास्ट के 3 लोग बचे थे और एक इंटरव्यूअर यून सियोक से रिक्वेस्ट करता है कि क्या हम कांग को भी इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। कम से कम उसने ईमानदारी के साथ जवाब तो दिया था। वो परमिशन दे देता है, जिसके बाद आखिरी 4 लोग इंटरव्यू देने आते हैं। पहला इंटरव्यूअर उनसे सवाल करता है कि मान लो एक तेज रफ्तार कार ने एक आदमी को इतनी तेज टक्कर मारी कि उसका एक हाथ कटकर दूर जाकर गिरा। उतने में वहाँ खेलती हुई एक बच्ची उसका हाथ चुराकर भागती है और पकड़ी जाती है। वो आदमी अपना हाथ वापस पाने के लिए केस कर देता है। तो तुम लोगों को क्या लगता है, केस का रिजल्ट क्या रहेगा? कानून के मुताबिक उस हाथ का मालिक कौन होगा? एक लड़की हाथ उठाकर कहती है कि बेशक वो आदमी ये केस जीतेगा। दूसरा लड़का भी उसके जवाब से सहमत होता है। वो कहता है कि हाथ तो उसी आदमी का है, तो वो ही केस जीतेगा। तीसरा लड़का भी उन दोनों के जवाब से सहमत था, लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद कांग कहती है कि नहीं, वो आदमी केस हार सकता है। इंटरव्यूअर कहता है कि ऐसा क्यों? वो जवाब में कहती है कि सर, उस आदमी के पास उस हाथ पर मालिकाना हक है भी या नहीं, ये पता नहीं है। उसकी कॉम्पिटिटर लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तो क्या हमें हमारे बॉडी पार्ट्स पर भी मालिकाना हक नहीं है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। कांग जवाब में कहती है कि कॉमन सेंस और कानून में फर्क होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर बॉडी पार्ट्स पर हमारा मालिकाना हक होता तो हमें बॉडी पार्ट्स बेचने की और खुदकुशी करने की छूट होती, लेकिन कानून के मुताबिक ये दोनों ही इलीगल है, मतलब कि हमारा हमारी बॉडी पर कोई भी हक नहीं है। फिर अगला इंटरव्यूअर सवाल करता है। वो कहता है कि मिस्टर किम 100 पैसेंजर से भरी एक तेज ट्रेन चला रहे हैं, मगर वो ऐसे ही सीधे चलते रहे तो ट्रेन एक बड़ी चट्टान से टकराकर हादसा हो जाएगा। जैसे ही मिस्टर किम ट्रैक बदलने के लिए लीवर की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो उन्हें ट्रैक पर एक मजदूर दिखाई देता है। तो अब अगर उन्होंने ट्रैक नहीं बदला तो बड़ा हादसा हो जाएगा, और वो ट्रैक बदलते हैं तो मजदूर मारा जाएगा। इस तरह किम 100 लोगों की जान तो बचा लेंगे, लेकिन ट्रैक पर काम कर रहा मजदूर अपनी जान गवा बैठेगा। तो अब बताओ कि इस केस में मिस्टर किम पर क्या मर्डर का इल्जाम लग सकता है? तीनों कैंडिडेट इसके लिए मना कर देते हैं, लेकिन इस बार भी कांग टेढ़ा जवाब देती है। वो कहती है कि मेरे हिसाब से यह मर्डर ही है। इंटरव्यूअर सवाल करता है कि क्यों? कांग जवाब में कहती है, क्योंकि इसमें सोचे समझे जुर्म के सारे पैमाने मौजूद है। मिस्टर किम को पहले से पता था कि लीवर खींचने से उस मजदूर की मौत हो जाएगी, इसलिए यह मर्डर ही है। तभी इंटरव्यूअर बोल पड़ता है। वो कहता है कि 100 लोगों की जान बचाने के बाद भी उसे मर्डर की सजा मिलनी चाहिए, तुम्हें यह सही लगता है? कांग जवाब में कहती है कि सर, मैंने यह नहीं कहा कि उसे सजा मिलनी चाहिए। सवाल यह था कि यह आशा मर्डर माना जाएगा या फिर नहीं। टेक्निकली यह मर्डर ही है, हालांकि सही तर्क पेश किए जाए तो वो सजा से बच जाएंगे। उसकी बातें सुनकर तो यून सियोग भी इम्प्रेस हो जाता है। रात को कांग की 2 फ्रेंड्स इंटरव्यू का रिजल्ट जानने के लिए उसके घर आती है। कांग उन्हें सारी स्टोरी डिटेल में बताती है। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता वो लोग मुझे सेलेक्ट करेंगे, मैं वहाँ पर 2 मिनट लेट जो पहुंची थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो अपनी सीट से उछल पड़ती है। वो खुशी से चिल्लाती है कि मैं पास हो गई, मुझे यूलिम में जॉब मिल गई। अगले दिन सभी लॉयर्स यूलिम के इंडक्शन हॉल में इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर कांग का स्कूलमेट भी मौजूद था। एंकर
बाहर आकर अनाउंसमेंट करती है कि सभी नए एडवोकेट स्टेज पर आकर अपना इंट्रोडक्शन देंगे। बारी बारी से सभी लोग अपना इंट्रो देते हैं। वहाँ पर बैठी सभी टीम्स कांग को अपनी टीम में लेना चाहती थी। इसके बाद टीम लीडर आकर अपना इंट्रो देते हैं। कोई उन्हें इंक्रीमेंट का लालच देता है तो कोई छुट्टियों का, लेकिन यून सियोक इसका उल्टा करता है। वो कहता है कि हमारी टीम में वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज नहीं है। सुबह जल्दी आकर देर रात तक रुकना तय है। हालांकि आप अपना काम सही ढंग से और सही वक्त पर कर ले तो घर जा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी नया रिक्रूट ढंग से काम कर पाएगा। गलती होना तो तय है, इंक्रीमेंट तो भूल ही जाओ। यून सियोक की बातें सुनने के बाद सब लोग भगवान से दुआ करते हैं कि उन्हें उसकी टीम में न जाना पड़े। उसके बाद नए लॉयर्स को अपनी टीम चुनने का मौका दिया जाता है। एंकर कहती है कि आप लोग टीम बोर्ड्स के सामने आकर खड़े हो जाओ। अगर किसी टीम में ज्यादा लोग हुए तो फिर फैसला एचआर टीम लेगी कि उन्हें किस टीम में भेजना है। सब लोग अपनी टीम्स चुन लेते हैं। लिटिगेशन टीम अभी भी खाली पड़ी थी और कांग सोच में पड़ी थी कि उसे कौन सी टीम चुननी चाहिए। फिर वो उठकर चलना शुरू करती है। सबकी नजरें उसी पर थी। उसका दोस्त उसे इशारा करके अपनी टीम में आने को कहता है, पर कांग सीधे जाकर लिटिगेशन टीम के बोर्ड के सामने खड़ी हो जाती है। यह देखकर तो सब लोगों के होश ही उड़ जाते हैं, पर यून सियोक उसे अपनी टीम में लेने से मना कर देता है। उसका दोस्त और कलीग ली जिन उसे समझाता है कि बस 2 मिनट लेट आने पर तुम उसे अपनी टीम से निकाल दोगे। यून सियोक कहता है कि ली एंड सियो ने उसे कैंपस में ही सिलेक्ट कर लिया था, पर वो इंटरव्यू देने के लिए पहुंची ही नहीं। उस लड़की को वक्त की बिल्कुल भी कदर नहीं है। ली जिन समझ जाता है कि यून सियोक उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए वो कांग को लेकर उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। वो कांग से कहता है कि उन्हें वो बताओ जो तुमने मुझे बताया था। वो कहती है कि मैं लॉयर का काम मजे के लिए करना चाहती हूँ। ली जिन धीरे से उसके कान में कहता है कि ये वाली नहीं, दूसरी वाली बात बताओ। कांग कहती है मैं सिर्फ लिटिगेशन टीम में ही काम करना चाहती हूँ। ली जिन हंसकर उससे सवाल करता है कि लेकिन ऐसा क्यों? इतनी अच्छी टीमों को छोड़कर लिटिगेशन टीम में आने की जरूर कोई खास वजह होगी। वो जवाब में कहती है कि लोग अलग अलग तरीके से प्यार करते हैं। नॉर्मल प्यार, माँ का प्यार, पिता का प्यार, भाई बहन, दोस्तों से, ऑफिस से, इंसानियत से, और उसी प्यार से लोग चोट भी खाते हैं। चोट जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो लोग अदालत जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में कानून ही आखिरी रास्ता है और मैं उन लोगों के हक की आवाज बनना चाहती हूँ। कांग की बातें सुनकर यून सियोक मान जाता है। ली जिन उसे यून सियोक के नेचर के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो ज्यादा बोलता नहीं है, उसे फालतू बात, हंसी मजाक या पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर वो उसे यूलिम के सबसे मशहूर एसोसिएट की कहानी सुनाता है। ली जिन कहता है कि वो सुबह 9 बजे आता था और शाम को 6 बजे चला जाता था, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे, और हर काम परफेक्ट करता था। कांग कहती है कि कुछ भी मत बोलो, ऐसा एसोसिएट हो ही नहीं सकता। ली जिन कहता है कि ये सच्ची कहानी है। उसका पार्टनर अटॉर्नी उससे चिढ़ने लग गया था और उसे बहुत सारे केस डॉक्यूमेंट दे दिए। उन्हें तो पढ़ने में ही 2 दिन लग जाते, लेकिन वो उस दिन भी काम निपटाकर 6 बजे निकल गया। अटॉर्नी ने उससे पूछा कि ये लड़के केस फाइल किया क्या, और उसने जवाब दिया अपनी ईमेल खोल कर देखो, और वो घर चला गया। उसके पार्टनर अटॉर्नी ने अपना ईमेल खोल कर देखा तो उसमें एक भी गलती नहीं थी। वो डॉक्यूमेंट आज भी एक मिसाल के तौर पर दिखाया जाता है। कांग कहती है कि क्या ये स्टोरी यून सियो की है, और ली जिन हाँ में जवाब देता है। कांग मन बना लेती है कि एक दिन वो भी उसके जैसी वकील बनकर रहेगी। अगले दिन कांग के अलावा 3 और लोगों को लिटिगेशन टीम में ऐड किया जाता है, जिसमें उसका स्कूल फ्रेंड भी था। ली जिन 4 फाइल्स लेकर आता है और वो बताता है कि इनमें से 2 फाइल्स शेयर होल्डर से जुड़ी हुई एडवाइजरी के बारे में है। तुम लोगों को बस उनकी मीटिंग में जाना है, एसी की ठंडी हवा खानी और बैठकर वापस आ जाना है। और बाकी 2 फाइल्स वेरिफिकेशन की है, जो कि एक गांव में चल रहे कंस्ट्रक्शन के बारे में है। सड़क टूटी हुई है और पैदल चलकर जाना होगा, वो भी इन बड़ी बॉक्स को उठाकर। वो कांग को शेयर होल्डर मीटिंग वाली फाइल देता है और रात को कांग अगले दिन की मीटिंग की पूरी तैयारी कर लेती है। अगले दिन मीटिंग में वो सारी बातें अच्छे से सुनती है। फिर वो जाकर सवाल करती है। यह एक गैस कंपनी थी। वो कहती है कि पिछले कुछ सालों से ओनपियोंग इलाके में आपकी बिक्री तेजी से घट रही है, इसकी क्या वजह है? वो आदमी कांग से सवाल करता है कि आप शेयर होल्डर हो। वो उसे अपना कार्ड देती है और बताती है कि वो एक लॉयर है। वो आदमी कहता है कि मीटिंग प्रोसीजर के बारे में कुछ पूछना है तो बताइए, आपको इन चीजों में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। कांग को पता था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो ली जिन को कॉल करके कहती है कि सर मीटिंग पूरी हो गई है, लेकिन मैं कुछ तहकीकात करना चाहती हूँ। ली जिन सवाल करता है कि प्रोसीजर में कुछ गड़बड़ हुई क्या? कांग जवाब में कहती है कि नहीं सर, तहकीकात होने दीजिए, फिर मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। फिर वो बस पकड़कर ओनपियोंग जाती है। वो एक हॉट बाथ हाउस में जाकर तहकीकात शुरू कर देती है। वो वहाँ की मालिक से पूछती है कि क्या यह बाथ हाउस 24 घंटे खुला रहता है? मालकिन हाँ में जवाब देती है। वो कहती है कि यह बाथ हाउस पिछले 30 साल से 24 घंटे चल रहा है। अगले दिन कांग गीले बालों के साथ ऑफिस पहुँचती है। ये दोस्त दौड़कर उसके पास आते हैं और बताते हैं कि यून सियोक तुम्हें ढूंढ रहा था। तभी ली जिन भी वहाँ आ जाता है और वो कांग से पूछता है कि 2 दिन से तुम कहाँ थी? खैर वो सब
छोड़ो और मेरे साथ यून सियोक के ऑफिस चलो। पूरे अदब के साथ उनसे माफी मांगना। फिर वो उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाता है। यून सियोक लीजिन से कहता है कि एचआर को रिपोर्ट करो कि यह बिना बताए 2 दिन से अब्सेंट थी। रूल के मुताबिक एक्शन ले, मतलब कि इसे नौकरी से निकाल दो। कांग कहती है मैंने कोई लापरवाही नहीं दिखाई, पर सियोक उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें जो भी सफाई देनी है एचआर को देना। कांग कहती है कि मैं ऑफिस का ही काम कर रही थी, मैं गैंगडोंग सिटी गैस होल्डर की मीटिंग में थी। सियोक कहता है वो मीटिंग 3 दिन तक चल रही थी क्या? कांग कहती है मीटिंग तो 2 घंटे में ही हो गई थी। सियोक कहता है मैं इसकी यह बकवास क्यों सुन रहा हूँ। लीजिन उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगता है, पर कांग उससे हाथ छुड़वा लेती है। वो कहती है कि पहले मेरी बात पूरी तो हो जाने दो, फैसला सुनाने से पहले मुझे सफाई तो देने दीजिए। सियोक उसे 2 मिनट का टाइम देता है और कांग उसे बताती है कि उसने गैस कंपनी का रेवेन्यू देखा। सिर्फ ऑन पियोंग एरिया में उनका रेवेन्यू पिछले 7 साल से घट रहा है, इसलिए मैं ऑफिस टाइम के बाद भी इसकी तहकीकात कर रही थी। सियोक कहता है कि तुम्हें तहकीकात करने की परमिशन किसने दी? कांग कहती है कि मुझे वो अजीब लगा। वो एक हॉट स्प्रिंग विलेज है, वहाँ पर ज्यादातर यूजर्स गैस बाथ हाउस चलाते हैं। मैं वहाँ गई तो पता चला कि वो लोग पिछले 30 साल से वहाँ पर बाथ हाउस चला रहे हैं। फिर भी रेवेन्यू गिरना अजीब बात नहीं है क्या? इसलिए मैं खुद जांच पड़ताल करने गई। सियोक कहता है इसका मतलब गैंगडोंग सिटी गैस के किसी स्टाफ को ये बात बिल्कुल भी अजीब नहीं लगी, जो कि तुम्हें बहुत फिक्र की बात लगी कि तुम ऑफिस का काम छोड़कर हॉट स्प्रिंग विलेज चली गई। कांग जवाब में कहती है कि हाँ। वो बताती है कि उसने तहकीकात में पाया कि वहाँ पर बाथ हाउस 24 घंटे चल रहे हैं, मतलब कि 24 घंटे गैस यूज होती है, जो कि 7 साल पहले भी हो रही थी। तो रेवेन्यू गिर क्यों रहा है? वो बोर्ड पर लिखकर सियोक को समझाने की कोशिश करती है, पर सारी बातें उसके सर से ऊपर चली जाती है। इसलिए वो कहता है कि सीधे शब्दों में बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। वो कहती है कंपनी का कोई एम्प्लॉय हेराफेरी कर रहा है। वो अपनी रिसर्च फाइल लाकर सियोक को दिखाती है। सारा डेटा एनालाइज करने के बाद ली जिन उसकी तारीफ करता है। सियोक उसे गैस स्टेशन के जनरल मैनेजर के साथ मीटिंग अरेंज करने को कहता है। अगला सीन कोर्ट में शुरू होता है। कांग 2 बंडल फाइल्स लेकर वहाँ पहुँचती है। कंपनी ने उस एरिया के इंचार्ज पर चोरी का केस लगाया था। कांग जज साहब को अपना नाम बताकर कहती है कि वो यूलिम लॉ फर्म की ओर से ये केस लड़ेगी। कार्यवाही शुरू होती है। वकील कहता है कि दोषी ने गैस स्टेशन के मीटर के साथ छेड़छाड़ करके गैस चुराई है, जिस कारण हम यह भी नहीं पता लगा पाए हैं कि इसने कितने गैस की चोरी की है। तभी कांग अपना हाथ उठाती है और वो प्रोसिक्यूटर से कहती है कि हम कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। वो डाटा दिखाकर कहती है कि पिछले 7 साल में 24,86,839 क्यूबिक मीटर गैस की चोरी हुई है, मतलब कि 1.3 बिलियन रुपयों की चोरी। प्रोसिक्यूटर पूछता है कि तुमने ये कैलकुलेशन कैसे की? तभी वो दूसरी फाइल लेकर आती है। वो बताती है कि उसने हर एक बाथ हाउस और उसमें खपत होने वाली गैस की गणना की है। कंपनी को 1.3 बिलियन का नुकसान हुआ है और अगर बाकी इलाकों को भी जोड़ा जाए तो अब तक 3.8 बिलियन की चोरी हो चुकी है। प्रोसिक्यूटर जज साहब के सामने वो सबूत दिखाकर दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कहता है। तभी वो एम्प्लॉय खड़ा होकर इमोशनल ड्रामा शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं तो एक बेबस छोटा मजदूर कारोबारी हूँ मिलोड, मैं तो बस कुछ पैसे बचाने की कोशिश कर रहा था, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? तभी कांग हाथ खड़ा करके बोलने की परमिशन मांगती है। वो कहती है कि दोषी कोर्ट के सामने मासूम और बेबस बनने का नाटक कर रहा है, जबकि नुकसान तो गैस कंपनी के आम एम्प्लॉइज का हुआ है। वो लोग धूप बारिश गर्मी सभी मौसम में काम करते हैं और ये आदमी उनके खून पसीने की कमाई को हड़पना चाहता है। तभी वो दोषी कांग को बुरा भला करना स्टार्ट कर देता है। वो ये केस जीत जाती है। आर्ग्यूमेंट पूरा होने के बाद देश की सभी बड़ी गैस कंपनी के मैनेजर कांग से आकर मिलते हैं और वो लोग उससे मदद मांगते हैं। कांग अब फेमस हो चुकी थी, यह देखकर सियोक प्राउड फील करता है। अगले सीन में कांग एक लड़के के साथ डिनर कर रही होती है। यह हान नाम का लड़का उसका बॉयफ्रेंड था, जो कि उसकी राइवल फार्म में काम करता है। जब वो लोग होटल से निकल रहे होते हैं तो उन्हें हान का बॉस मिलता है और वो कांग को उनसे मिलवाते हुए अपने होने वाली वाइफ बताता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कांग के पिता चीफ जज और माँ लॉ स्कूल की प्रोफेसर है। जब वो लोग कार में जा रहे होते हैं तो कांग हान से सवाल करती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर मेरे स्टेटस से, और हान जवाब में कहता है कि इसमें गलत क्या है, अगर मैं तुम्हारे स्टेटस से प्यार करूँ तो। वैसे मैं दोनों चीजों से प्यार करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सियोक को दिखाया जाता है, जो कि कॉफी पीते हुए अपनी वाइफ से बातें कर रहा था और अचानक वो गायब हो जाती है। उसकी वाइफ बहुत पहले ही मर चुकी थी। एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए कमेंट करें।